पहले के क्लास में आपको हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। वर्धन वंश खत्म हो गया था। सब लोग लाइव वाले गुड मॉर्निंग, 4 टाइप का गुड मॉर्निंग करता है सर एप्लीकेशन वाला। कोनो राधे राधे करेगा, कोनो गुड मॉर्निंग करेगा, कोई कुछ करेगा। बताओ बाबू कहां तक बताए थे? हर्षवर्धन बताए नहीं थे, मतलब हर्षवर्धन गद्दी तक आ गया था। हर्षवर्धन मर गया था। हर्षवर्धन मर ही नहीं सकता अभी। हम बताते हैं कहां तक बताए थे। हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया, तीस दिवाकर से की मदद से अपनी बहन को ढूंढ लिया, कन्नौज को राजधानी बनाया, किंतु सिंहासन पर नहीं बैठी। इसके आगे नहीं बताया हूं। चलो बैठ जाओ पीछे। पेड़ कटवाया था शशांक ना, हर्षवर्धन नहीं ना। बाबू पीछे बैठो। हसीन मशुकसा से बताए थे हरियंग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सुंग वंश, मशुकसा, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश। ये पीला शर्ट वाला छोटा कहीं का तुमको समझ में नहीं आता है? मतलब तुम लोग को जब तक गरियाओ नहीं सुनबे नहीं करता है सर। इसीलिए अंग्रेज जो थे सर पहले थूर देता था सर। 20 बार समझाओ गधों को। यहाँ पे कौन था बाबू? ISPK। देख रहे उन सबको जगह बनाए हैं नहीं ना, उतने में एडजस्ट हुआ है। किसके बदौलत? गरिया दिए, सही हो गया। अरे भाई, कुसाण के सामंत मौर्य वो बोल रहा है, देखो कुसाण के सामंत मौर्य, वाह। गुप्त के सामंत वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, उनका बेटा प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। आज कंप्लीट कर देते हैं हर्षवर्धन को। पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, बेटा प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान है? बेटी राजश्री, बेटा राजवर्धन, ये हर्षवर्धन। राजश्री का बियाह कराइए ग्रहवर्मन की हत्या किया देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त की हत्या किया राजवर्धन। तो राजवर्धन को आके मार दिया। राजवर्धन को मारा शशांक, बताए थे ना। राजवर्धन को मारेगा शशांक। ये गौड़ शासक था। शशांक कहाँ का था? गौड़। बंगाल को गौड़ कहा जाता है। बंगाल को क्या कहा जाता है? गौड़। उसने किसको मार दिया? राजवर्धन। गया का बोधि वृक्ष कटवा दिया। जो कट गया उसके बाद ये चौथी पीढ़ी चल। ये 195 साल अभी पुरानी है। हो सकता है अगले बैच में बोलेंगे तो 196 साल हो जाएगा। 1-2 साल का लेके नहीं चलो, ठीक है। 193-94 इसने कटा दी। उसमें छठी पीढ़ी लिख दिया है, सुधार के दे। चौथी पीढ़ी 195 साल। हाँ, छठी पीढ़ी लिख दिया, उसको काट के क्या लिखेंगे? छठी पीढ़ी, मटेरियल में छठी पीढ़ी लिख दिया, उसको काट के लिखना है चौथी पीढ़ी, ब्रैकेट में 195 साल, 195 ईयर, 195 साल। बनाइए जल्दी, हो गया। आगे बढ़ जा। अब हर्षवर्धन पे आते हैं। किस पे आते हैं? हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को किससे ढूंढा था? आतिश दिवाकर। किससे? आतिश दिवाकर। हर्षवर्धन पे आ जाए सीधा। छोटा सा टॉपिक है हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के खोजा था आतिश दिवाकर नामक भिक्षुक से। आतिश दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक से खोज लिया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? मथुरा के पास जो था, सॉरी कन्नौज। कहाँ बना दिया? कन्नौज। थानेश्वर से कहाँ लाया? कन्नौज पे। कहाँ लाया? कन्नौज लाया। लेकिन कन्नौज पर इसने कभी भी पूरी तरह शासन नहीं किया, अपनी बहन को ही सिंहासन पर बैठाया और खुद उसका संरक्षक रहा। लेकिन हर्षवर्धन के काल में कुछ बहुत बड़ी खराबियां थी। इसके समय डाकू गुंडे बहुत ज्यादा बोलबाला था। इसके समय ना डाकुओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। हालांकि ये बौद्ध हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति भी इसका झुकाव कुछ ज्यादा ही अच्छा खासा था। इसके समय इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी, एक व्यापारिक राजधानी इसने मथुरा को बना दिया था। किसे बना दिया? मथुरा। और मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए सबसे आगे निकल गया। मथुरा किस लिए आगे निकल गया? सूती। इसके समय किसका बोलबाला हो गया? डाकुओं का। सूती वस्त्र के लिए कौन आगे निकला? मथुरा निकल गया। कौन से धर्म को मानता था यह? बौद्ध धर्म को। हिंदू धर्म। लेकिन इसका झुकाव किसकी ओर था? बौद्ध धर्म की ओर। इसी के काल में मतलब चीनी बौद्ध विद्वान ह्वेनसांग। कैसे याद रखेंगे? हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में कौन आया? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब भारत में आया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था एज ए स्टूडेंट के लिए। लेकिन इतना पढ़ लिया, विद्वान बन के स्कॉलर बन गया कि वो वहां पर टीचर बन गया। तो अध्ययन के साथ साथ वहां पर क्या चालू किया? अध्यापन। अध्ययन के साथ साथ अध्यापन भी चालू किया। दोनों काम करने वाला कौन था? वो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की यात्रा विवरण का नाम है, देखिए उसका खो क्यों था? इसका CU की। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण CU की है। ह्वेनसांग को यात्रियों का पंडित या नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? ह्वेनसांग। देखो भाई, कोई भी टॉपिक पढ़िए ना तो उसको नॉर्मली ये नहीं कि बड़े बड़े चीज को नहीं ले। आतिश दिवाकर से किसको ढूंढा था? राजश्री को ढूंढा। राजश्री को सिंहासन पर बैठा, खुद उसका संरक्षक बन गया। इसके समय किसका बोलबाला था? मथुरा इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी बन गई। किस चीज के लिए? सूती वस्त्र। ह्वेनसांग कहां से आया? कहां पढ़ा था? नालंदा में। पढ़ाने लगा कहां पर? यात्रियों का नीति का पंडित कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग। यात्रा विवरण का नाम CU की। ये ह्वेनसांग जो था ये महायान शाखा का था। अब आपको भी पता है नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। तो इसका मतलब जेन्युइन है कि ह्वेनसांग भी कौन सा शाखा का होगा? महायान। कौन सा का? महायान शाखा का। तो हर्षवर्धन हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन जो था इसका झुकाव बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भी था। तो इसका आप कह सकते हैं कि दोनों धर्मों को मानता था। एक हिंदू धर्म को मानता था, दूसरा किसे मानता था? बौद्ध धर्म। दोनों को मानता था। अब इसके समय से ही ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने क्या किया? उत्तर प्रदेश का ये एरिया तो कन्नौज है, यहाँ पर इसने कन्नौज में इसकी बहन का एरिया था, तो कन्नौज में तो ठीक ठाक ही था यहाँ पे। लेकिन इलाहाबाद जो वहीं पे अभी का नाम क्या हो गया? प्रयाग। तो उस समय भी नाम प्रयाग ही था। तो प्रयाग में ना हर 5 साल पे होने वाला एक परिषद होता था, महामोक्ष परिषद। जैसे कुंभ मेला लगता है ना, वैसे एक परिषद बनाया जाता था, महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद उस समय ब्राह्मण ही उसकी अध्यक्षता करते थे और कैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति की जाए इस सब पर चर्चा होती थी। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया? क्योंकि उसका राज्य था, राजा हो गया था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? उसने कहा है कि भैया ह्वेनसांग को ही हम क्या बना देते हैं? महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना देते हैं। तो 5 साल पर होने वाले प्रयाग में महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हर्षवर्धन ने किसे बना दिया? ह्वेनसांग। इस कारण ब्राह्मणों ने किसका विरोध कर दिया? हर्षवर्धन का विरोध कर दिया। लेकिन विरोध करने, राजा का विरोध करके कौन सी काम कर लेंगे? कुछ खास तो कर नहीं लेंगे। GST का बहुत विरोध हुआ, कोई क्या कर लिया? JNU में फीस बढ़ा तो कोई विरोध हुआ, कोई कुछ कर लिया नहीं। किसान आंदोलन हो रहा है, अभी भी किसान डटे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा काम हो गया क्या? नहीं हुआ। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? तो राजा अगर चाह लेगा कि नहीं करना है तो नहीं करेगा। अभी केजरीवाल का व्यवस्था हो गया, समझा गया? केजरीवाल से सारा पावर ट्रांसफर राज्यपाल को, ज्यादा पावर वहां राज्यपाल को दे दिया गया। तो ये हर्षवर्धन ने जो था, इसने क्या किया भैया? हर्षवर्धन ने इसको ह्वेनसांग को यहाँ का क्या बना दिया?
अध्यक्ष। तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया था। तो ह्वेनसांग ने भी कहा कि भाई साहब हम बाहर से आए हैं, हमको काहे लिए इस सब चक्कर में मतलब क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं, हमको मतलब साइड में रहने दीजिए। कहा कि एक काम कर, देख रहा है ना कितना बड़ा कुंभ मेला है, तुम भी एक मेला का आयोजन करो कन्नौज में। तो कन्नौज भी उस समय बहुत बड़ा एरिया था। तो ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज में एक बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति की उपाधि दी गई। तो 5वीं बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? हर्षवर्धन के। लेकिन ये बौद्ध संगीति तो थी नहीं, लेकिन इसे 5वीं बौद्ध संगीति कहा जाता है। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अध्यक्षता किसने किया था? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, अध्ययन तथा अध्यापन दोनों का काम किसने किया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन कौन धर्म को मानता था? हिंदू धर्म। इसका झुकाव किस धर्म का था? 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल भी बहुत बेहतरीन रहा। ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन अच्छा नहीं था। हर्षवर्धन ने सोचा कि भैया अब हमें क्षेत्रफल विस्तार करना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत बड़ के राजा हैं। किसको मारे हैं? शशांक को। तो भाई साहब शशांक कोई बहुत बड़ा राजा थोड़ी था, वो गौड़ का राजा था और अपने मित्र देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए किसे मार दिया था? राजवर्धन को किसे मार दिया था? राजवर्धन। तीनों ने सोचा कि हम भी अपना क्षेत्रफल विस्तार करते हैं। हर्षवर्धन का ये क्षेत्र था ही, सोचे कश्मीर को जीत लेंगे। कश्मीर इनके हाथ में आया ही नहीं। तो क्या हर्षवर्धन कश्मीर को मिला पाया था? नहीं। कश्मीर को शांत किया था कौन? अशोक। अशोक के समय जो कश्मीर शांत हुआ ना, तब से वही सबसे खतरनाक ढंग से शांत किया था। तो उत्तर भारत में इसने अभियान किया, सफल भी रहा उत्तर भारत के अभियान में, लेकिन कश्मीर को यह अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाया था। कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। कहा कि कोई बात नहीं, तब दक्षिण भारत में चलते हैं हमला करने के लिए। तो भाई दक्षिण भारत में हमला करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो विंध्याचल पर्वत है। कौन पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत पार करेंगे तो नीचे में नर्मदा नदी है। कौन नदी है? नर्मदा। अब फिर रहिएगा तो कौन सा? सतपुड़ा पर्वत है। और उसके नीचे यहाँ पे जाएंगे तब दूसरा दक्षिण भारत के साम्राज्य आएंगे। तो इन्होंने सोचा कि भैया हमको कहाँ अब आक्रमण करना चाहिए? दक्षिण भारत में। तो हेल के चल आए कौन नदी, कौन पहाड़? विंध्याचल। हेल गया विंध्याचल और नर्मदा हेला यहाँ पर। तो नीचे चालुक्य वंश था। कौन सा? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन जो द्वितीय था, यह बहुत ही योग्य शासक था। कहाँ का? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसको खबर लग गई कि उत्तर भारत का बहुत ही महान शासक हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए तथा अपने एरिया का विस्तार करने के लिए नर्मदा नदी पार करके उसके साम्राज्य की ओर बढ़ रहा है। इसे भली भांति पता था कि अगर युद्ध में देर करेंगे तो जो उसकी थकी हुई सेना है, जो नर्मदा नदी को पार की है या जो विंध्याचल को पार की है, उसे आराम करने का मौका मिल जाएगा और वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि उनका मनोबल ऊपर रहेगा। इसलिए उन्होंने इन्हें आराम करने का मौका ही नहीं दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर हमला कर दिया? हर्षवर्धन पर। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर हमला किया? हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन की सेना के लिए डबल समस्या, एक तो ये दूसरे के साम्राज्य में गए थे, दूसरा इनको क्षेत्र भी जाना पहचाना नहीं था और ये थक चुके थे। इस वजह से यहाँ हर्षवर्धन की क्या हो गई? हार हो गई। तो हर्षवर्धन के लिए क्या ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर पाया? हर्षवर्धन ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया? नहीं किया था। ज्यादा साम्राज्य का विस्तार उसने नहीं कर पाया। उत्तर भारत में ये किसे नहीं मिला पाया? कश्मीर को। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट पर ये किस राजा से हार गया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था, यह पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य। किस वंश का? चालुक्य। यानी आपको थोड़ा बहुत तो झलक दिखने लगा कि आगे अब पढ़ना कहाँ पे है। इधर भी नीचे है थोड़ा सा चालुक्य, और एक तो गौड़ शासक भी पढ़ना होगा आपको, बंगाल से शशांक जिधर से आया था। तो हल्का हल्का आपको समझ में आना चाहिए कि अब हमको किस डायरेक्शन में जाना है? साउथ में। अब धीरे धीरे किधर जाना है? साउथ। अब डायरेक्ट साउथ में तो ये बात हकीकत है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, बट यहाँ डायरेक्ट हर्षवर्धन तो आया नहीं था। हर्षवर्धन के वर्धन वंश से पहले यहाँ गुप्त वंश था। गुप्त वंश से पहले देखेंगे तो यहाँ कुषाण था। कुषाण से पहले पहलव, शक, इंडो ग्रीक, मौर्य, ये सब थे सब। उसी तरह यहाँ आपको डायरेक्ट मिला है पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ डायरेक्ट आया था, इससे पहले भी बहुत पहले होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, इधर का ही इतिहास धीरे धीरे लाएंगे। कहां तक लाएंगे? पुलकेशिन द्वितीय तक। अब वहीं बता देंगे कि इसने हर्षवर्धन को मार दिया था। उत्तर
उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास मिल जाएगा, भारत का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। और जैसे खत्म होगा तो छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे सर। विदेशी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनबी, गौरी, बड़का बड़का नाम वाला लेके चलाएगा। समझ में आया कि नहीं? हर्षवर्धन बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसके दरबार में एक बहुत ही महान कवि रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में क्या रहता था? कवि। पहले दोबारा बताइए, पढ़े तो गड़बड़ा जाएगा सर, सुनिए ध्यान से। जब कभी भी आप रिवाइज कीजिए ना, तो जैसे हर्षवर्धन का बारे में पढ़ना है तो हर्षवर्धन के बारे में कैसे पढ़िएगा? सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग देख लीजिए कैसे किया था। छोटा सा बहुत बड़ा राजा था नहीं, मजबूरी में क्या बना राजा, क्योंकि इसकी बहन के पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन को किसने मारा? देवगुप्त। तो देवगुप्त को कौन मार दिया? राजवर्धन। राजवर्धन को मारा शशांक। शशांक को मारा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन डायरेक्ट राजा थोड़ी बना, मजबूरी में बन गया। इसने अब ये तो स्टार्टिंग जीवन हो गया। शुरुआत में सबसे पहले क्या किया? आतिश दिवाकर से बहन को ढूंढा। कन्नौज में इसने खुद शासन नहीं किया, मथुरा को राजधानी सांस्कृतिक बनाया और वो व्यापार का केंद्र बन गया। डाकुओं को रोक पाया? नहीं रोक पाया। इसके आप विदेशी आया कौन? वैनसंग। पूरा कहानी आप वैनसंग का दिमाग में बैठा, स्टूडेंट था, टीचर बन गया, नीति का पंडित, राजकुमार, प्रयाग में महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता कर दिया, इसलिए ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, इसलिए कन्नौज में दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति का दिन निपटा दिए, काम खत्म। अब एक युद्ध में ले चलते हैं किसको? हर्षवर्धन को। उत्तर भारत के विस्तार करना चाहा, क्या कश्मीर को मिला पाया? हाँ, कश्मीर को मिला नहीं पाया। दक्षिण भारत में भी गया, नर्मदा नदी के तट पर किससे हार गया? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे हार गया? पुलकेशिन। आप जब पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब बताइए यहाँ अभिलेख कौन लिखवाएगा, हर्षवर्धन या पुलकेशिन? हर्षवर्धन का लिखवाएगा, मैं पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। ये नर्मदा नदी के तट पर एक और अभिलेख लिखवा दिया, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहा गया नर्मदा नदी पर मैंने उत्तर भारत का सबसे खतरनाक शासक हर्षवर्धन को हरा दिया, मैं दक्षिण भारत का सबसे योग्य शासक हूँ, पुलकेशिन द्वितीय। पहले आया था ना, अशोक था जब तो हाँ, अशोक वगैरह थे सब, चाहे कनिष्क वगैरह था। कहाँ थे ये लोग? मेरा घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। नहीं, देखो दुनिया में कोई चीज हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहती है, एक से एक समय आता है। वरना जब ये अशोक का शासन था तो भाई साहब, अशोक को छोड़िए, अशोक तो बहुत बड़ा हो गया, उसकी बातें छोड़िए। कनिष्क की बात कीजिए ना, श्रीलंका के राजा को यहाँ पे मंदिर बनवाना था तो परमिशन ले रहे थे समुद्रगुप्त के समय, गुप्त के काल में, समुद्रगुप्त के काल। तो सोचिए इस सब के समय में जब इतना पावरफुल थे सब, तो अशोक के समय में क्या हाल हुआ? अशोक के समय में तो कोई देखता भी नहीं था इधर, क्योंकि भाई पागल आदमी कुछ कटवा देगा। तो ये इसने कहा इनका सबका अपना अपना समय होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय समझ में आ गया। हर्षवर्धन अब थोड़ा सा किताब उताब लिखने में लग गया, तो इसने अपना एक दरबारी कवि रखा था जिनका नाम था वाण भट्ट। दरबारी कवि का नाम क्या था? वाण भट्ट। तो इनपे कविता वगैरह को देख लेते। ये तो युद्ध नीति समझ में आ गया कि नहीं? युद्ध नीति समझ में आ गया। अब हम लोग रचना देख लेते हैं साहित्य में। कौन सा? साहित्य में। इसके दरबारी कवि का नाम वाण भट्ट। वाण भट्ट की 2 पुस्तक है। हर्षवर्धन के दरबार में थे तो हर्षचरित। अरे भाई साहब, हर्षवर्धन के दरबार में रहेंगे तो किसके बारे में लिखेंगे? हर्षचरित। हर्षचरित लिखेंगे तो हर्षवर्धन के दरबार में हर्ष। ये पहला पुस्तक का नाम हर्षचरित, दूसरा का नाम कादम्बरी। भाई साहब, हर्षवर्धन अगर हर्षचरित भूल भी जाते हैं किसने लिखा तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन पुस्तक कादम्बरी किसने लिखा ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। लेकिन आप दोनों याद रखिएगा, वाण भट्ट की पुस्तक 2 ठो। किसके दरबार में रहते थे वाण भट्ट? किसके दरबार में? हर्षवर्धन। तो पहली किताब का नाम हर्षचरित, दूसरी किताब का नाम वाण। कौन सा? कादम्बरी। शिलादित्य की उपाधि धारण कर लिया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण? शिलादित्य। और हर्षवर्धन खुद ही बहुत बड़ा साहित्यकार था। उसने 3 पुस्तक लिखा, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ये 3 पुस्तक किसने लिख दिया? हर्षवर्धन ने। तो खुद हर्ष ने कितनी पुस्तक लिख दी? 3। हर्षवर्धन क्या साहित्य का जानकार था या नहीं था? हर्ष खुद ही साहित्य का जानकार था। इसे कौन सा उपाधि धारण किया था? शिलादित्य। शिलादित्य, शिलादित्य। और बताइए तो लिच्छवी दौहित्र, समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र, समुद्रगुप्त। समुद्र। शिलादित्य की उपाधि। हर्षवर्धन की कितनी किताबें? रत्नावली किसकी है? रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शी, हाँ प्रियदर्शिका,
हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली शिलादित्य किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। शिलादित्य हर्षवर्धन, हो गया हर्षवर्धन खत्म। अब कौन सी पढ़ेंगे? समझ के आप मान के चलिए आप ही को पढ़ना है या रिवाइज करना है, तो कैसे करें? हर्षवर्धन का शुरुआती जीवन बता दिए, नहीं बताए? राजा कैसे कैसे बता दिए। उसके समय डाकुओं को रोक पाया, डाकू वगैरह को रोक नहीं पाया। मथुरा में किस चीज का विकास हो पाया? विदेशी किसको लाए थे यहाँ पर? वैनसांग पे 2 लाइन आपको पता ही है क्या क्या किया यहाँ पर। 5वीं बौद्ध संगीति वगैरह हो गया। युद्ध नीति बता दीजिए, साम्राज्य विस्तार क्या उत्तर में ले गया? कश्मीर चल नीचे गया। नर्मदा नदी के तट पर किससे हार गया? पुलकेशिन। साहित्य में ले चलते हैं, शिलादित्य की उपाधि किसे थी? 3 किताबें पतला, पहली किताबें रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। इसके दरबारी कवि वाणभट्ट की किताबें हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। हो गया, मारा जाए इनको, मारा जाए क्या जी? कादम्बरी पुस्तक देखिए, ये जितनी पुस्तक थी उस समय की जो सामाजिक पृष्ठभूमि जो रहती थी उसके बारे में एकदम बेहतरीन चलचित्र के मतलब उसका बेहतरीन वर्णन था। इंडिका वगैरह में क्या था उस समय का अपना वर्णन वगैरह था यहाँ पे, तो उस समय की किताबें में सबसे प्रसिद्ध थी सब। और हर्षवर्धन के साथ एक समस्या जानते हैं क्या? इसके खुद की कोई संतान नहीं थी, अभी इसका कोई अपना संतान नहीं था। अब भाई अब क्या होगा इसका? तब तो इसका वंश खत्म होने वाला है। और जैसे शिलादित्य का लड़का थोड़े उपाधि धारण किया। चलो हल्ला नहीं करो, पीछे यहाँ आवाज नहीं समझ में आता, खाली हल्ला सुनाई देता। चलो सुनो, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक शून्य राजनीति क्या आ गया? शून्य आ गया। उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई, मतलब कोई बड़ा शासक नहीं रहा। हर्षवर्धन की आगे इन लोग का मतलब संतान नहीं हुआ। इस सबको ब्याह शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि देखिए ये बेचारा इतना छोटे में शासक बन गया था। बहुत कुछ कभी बेचारा का परिवार देख रहे थे, राजा ऐसा परिवार नहीं था, काटा कुटी सब हुआ। बाप मर गया, स्वाभाविक मौत, भाई मरा गया, जीजा मरा गया, बहुत अजीब हो गया। तो इसके आगे कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता आ गया। उत्तर भारत में जो इसका एरिया था ये कन्नौज इसका मेन एरिया था। अब कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए सबका नजर गिद्ध दृष्टि की तरह हो गया और यहीं से भारत का राजनीतिक शून्यता आ गया। अब कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो ये कह सकता है कि हम पूरे भारत को संभाल सकते थे। अंतिम दृष्टि जो पड़ती थी वो किस पर पड़ी? हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन ही था जो भारत के एक बड़े हिस्से को संभाल सका था। इवन हर्षवर्धन भी नहीं था, सही से देखेंगे तो समुद्रगुप्त, सही से देखेंगे तो समुद्रगुप्त, वरना हर्षवर्धन को तो खुद यहाँ चालुक्य ने हरा दिया। इसके बाद भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा था, 1000 साल का। कितने साल का? 1000 साल का, कि एक योग्य शासक आए। बीच में आए थे सब, ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य भी बहुत बड़ा था लेकिन योग्य नहीं था। पूरे भारत को बेहतरीन ढंग से संभाल के रखा था। तो फिर अकबर, और अकबर के बाद एक से एक लोल शासक आए सब। जहांगीर नाचेगा ना मैं भुला गया, औरंगजेब को मारे काट में लग गया, वो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं मिलता था। बहादुर शाह जब्बर को अंग्रेज टांग लेके चल गए, अंग्रेज ऐसे वो रद्द कर दिया सब। तो समुद्रगुप्त के बाद आपको बड़ा शासक देखने को नहीं मिलेगा। अब मगध पर अगर शासन देखेंगे, मगध पर तो मगध का जो स्टार्टिंग किया था वो हर्यंक वंश, मगध का स्टार्टिंग हर्यंक। तो मगध का पहला शासक कौन हो जाएगा? हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ये ऐतिहासिक शासक थे, इनकी जानकारी मिलती है, अच्छे भी थे, लेकिन इनका साम्राज्य केवल राजगीर तक था। ब्याह शादी करके तनी बढ़ाए थे, मगध तक अवंती को मिला दिए थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोदी जी का शासन कब से? लोकतंत्र है बाबू, आप भी हो सकते हैं आगे के प्रधानमंत्री, कौन जानता है। अब शासन नहीं न रह गया, अब तो सरकार आ गई, टर्म्स आ गया। लेकिन पूरे भारत पे यहाँ बताइए, हर्यंक वंश जो था इसने तो नींव रख दी थी मगध की, लेकिन इनका साम्राज्य कहाँ तक था? मगध तक था। थोड़ा बहुत ये विस्तार कर रहे थे, अजात शत्रु आया तो वैशाली वगैरह को मिला लिया था यहाँ पर, लेकिन पूरे भारत को मिलाने वाला पहला वंश मौर्य वंश, पूरे भारत को मिलाने वाला मौर्य वंश। और मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य
बाबू चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक केवल इक्के को साम्राज्य मिला पाए थे, कलिंग। उसके बाद ये भी कुछ खास काम नहीं किए थे, मारधार दुनिया भर का कर दिए थे। उसको देखे थे सेल्यूकस निकेटर की बेटिया को ले आया है कि नहीं? अरे जीत भी गया, बेटियों ले आया, दहेजो लिया। अच्छे तो ऐसा ना खतरनाक शासक चाहिए। तुम लोग को पता है तो सबसे ज्यादा खुश किस लिए है कि नहीं है? आप बताओ भाई। मगध यानी भारत, मगध तो स्टार्टिंग प्राचीन भारत का साम्राज्य का वहीं से होता है। मगध का पहला शासक आप किसे कहेंगे? बृहद्रथ तो धार्मिक चीज है, उसे हटाइए। ऐतिहासिक जानकारी बिंबिसार। पहला ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक वंश, पहला ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक। अब पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार। लेकिन पहला अखिल भारतीय, ऑल इंडिया का रूलर, पहला अखिल भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य। कहां का था? बिहारी था। समझा गया? पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश, अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश, अखिल भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य। अब पहला ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक वंश, अब पहला ऐतिहासिक राजा बिंबिसार। इससे पहले बृहद्रथ वंश था, जरासंध थे। ये लोग की पौराणिक मान्यताएं हैं, ज्यादा चीजें ये महाभारत वगैरह में देखने को मिलती है। जरासंध का किला वगैरह, ये सब युद्ध वगैरह, वो ऐतिहासिक मतलब उतना उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, धार्मिक मिलता है। हम लोग कहां तक देख लिए थे? ये देख लिए, यहाँ पे देख लिए आईएसपी के हर्षवर्धन। अब भैया वर्धन वंश का तो आगे वंश से नहीं बढ़ पाया, अब इस पे लूट खसोट चालू हो जाएगा। नीचे से कौन आएंगे? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक। लेकिन डायरेक्ट चालुक्य तो हुए नहीं होंगे, चालुक्य से पहले कुछ होगा, उसके पहले होगा, उसके पहले। जिस तरह से डायरेक्ट यहाँ वर्धन नहीं थे, ऐसे ये वाला था यहाँ पर, वैसे अब हम लोग चालुक्य के पीछे चलते हैं। लाइव मटेरियल देखिए, क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे। हर्षवर्धन के, अच्छा, युग परिवर्तन का काल किसे कहा गया? हर्षवर्धन के मृत्यु को। हर्षवर्धन का जब मृत्यु हुआ ना, तो क्या हो गया? एक युग परिवर्तन, मतलब एकदम पलटिए गया, युगे पलट गया। उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो क्या कर सके, संभाल सके। युग परिवर्तन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक सन्नाटा या शून्यता छा गया था, इसकी कोई संतान नहीं थी। बताइए, पुलकेशिन द्वितीय के एहोर अभिलेख में किन दो राजाओं के युद्ध की चर्चा है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। वैनसांग किसके दरबार में आया? पांचवी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक बना, आगे जाके कुलपति बन गया। कुलपति के नहीं, कुलपति नहीं बन पाया था, सीलभद्र था। कुलपति के नीचे ही था, प्रोफेसर तक था। वो बुला लिया किसने? हर्षवर्धन ने अपने आप। अब इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास चालू होता है। दक्षिण भारत बता देते हैं, उसके बाद से मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे। दक्षिण भारत चालू किया जाए। बोधि वृक्ष नहीं लिखे हैं, चौथी पीढ़ी 195 साल। बोधि वृक्ष का मतलब क्या है? चौथी पीढ़ी का मतलब क्या है? देखो भाई, कुछ लोग को थोड़ा चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। बता दिया कीजिए, बता देंगे, क्योंकि आप जिस चीज में कंफ्यूजन होते हैं, हमको लगता है कम से कम ये चीज तो नहीं जानते हो, इसमें तो नहीं फंसे होंगे। ये पेड़ देखो, बोध गया में एक तो वृक्ष है, बोधि वृक्ष दिखाइए देते हैं। बोधि वृक्ष देखे कि नहीं? अरे पीपल का पेड़ है यार। अब वो दूसरा कौन चीज है? बोधि ट्री, यही है। ये मंदिर है, मंदिर के बगल में ये वृक्ष है। घेरा गया है, घेर का दिया है, वहां नहीं गए क्या? ये रहा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? महात्मा बुद्ध को। पीछे देखिए मंदिर दिख रहा है। ये वृक्ष का नाम क्या है? बोधि वृक्ष। इसको किसने कटवा दिया? शशांक ने कटवा दिया था। तो इसका एक वंश क्या हो गया? अंत हो गया, खत्म हो गया। जिस वंश को कटवा दिया वो ओरिजिनल था महात्मा बुद्ध वाला, उसको क्या कर दिया? शशांक ने कटवा दिया। इसके बाद मतलब उसी जगह पे एक दूसरा पेड़ निकला। क्या निकला? दूसरा पेड़। तो वो कौन सा पीढ़ी हो गया? पहली पीढ़ी। जब काटने के बाद निकला तो वो भी गिर उड़ गया।
खत्म हो गया, बूढ़ा उड़ा हो गया, उसको भी मतलब बहुत उसको भी काटा उटा गया था। फिर उसके बाद जो नया निकला वो दूसरी पीढ़ी, फिर उसमें भी खत्म हो गया, उसके बाद तीसरी पीढ़ी। अभी जो देख रहे हैं ये कौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी। आइयो कितना साल पुराना हो गया, 195 साल, 195 साल। इसी को क्या कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं। क्या कहेंगे, पीढ़ी। जैसे आप जो है आपको अपने पिताजी का दादा और परदादा इतने लोग का नाम याद होगा, क्योंकि पीछे वाला का भी नाम याद है, बस दादे ले याद है आपको। आप लोग भी मेरे ख्याल से अपने चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं लोग, जो याद के हिसाब से बहुत से बहुत आप लोग को परदादा का नाम याद होगा, यो नहीं याद है। भारत में कहा जाता है कि शादी ब्याह के बाद जो संतान उत्पत्ति होती है वो वंश को आगे ले जाती है। इसे जो वंश का नाम भुला गया है वंश का आगे ले जा रहा है लोग। चलो भैया देखते हैं अब हम लोग दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है। दक्षिण भारत हमारी संस्कृति, भाषा इत्यादि से अलग हो जाता है। दक्षिण भारत में अशोक का भी उतना नीचे तक प्रभाव नहीं रह गया था। तो दक्षिण भारत की जो जानकारी मिलती है वो संगम काल से पहले स्टार्ट होता है। संगम काल मेनली स्टार्ट करते हैं। कौन सा काल, संगम काल। संगम काल जो था 100 से लेकर 250 ईस्वी, 100 से लेकर 250 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, संगम काल। संगम काल में यहाँ पांड राजा थे। राजा का नाम क्या था, पांड। पांड राजाओं ने अपने तमिल भाषा के विकास के लिए, अपने तमिल भाषा के विकास के लिए, उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री तो था नहीं, एसएससी कंपटीशन था नहीं, पढ़ाई के नाम पर क्या थी, गीत संगीत धर्म, उसके सिवा क्या पढ़ते थे, अरे यही सब तो पढ़ते थे, साहित्य, इसके सिवा और क्या पढ़ते थे, शास्त्र वगैरह ही तो पढ़ते थे। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पर पांड राजाओं ने सम्मेलन बुलाया था। क्या बुलाया बाबू, सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन को वहां के भाषा में क्या कहा गया, संगम कहा गया। जैसे बौद्ध धर्म में कितने संगम हुए, 4, जिसे आप क्या कहते हैं, संगीति कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीति कहते हैं। इस संगीति में होता क्या था, बड़े बड़े विद्वान आते थे। बड़े बड़े विद्वान जब आते थे तो अपनी अपनी विचारधाराओं को रखते थे। बौद्ध धर्म में ऐसे ऐसे, और इसी सम्मेलन में बहुत सारा किताबें लिख दिया गया। चाहे वो आप ये देखिए अभिधम्म पिटक देखिए, 12 पूर्व अंग देखिए, 12 उपांग देख लीजिए। ये पहली बहुत जैन संगीति में, फिर दूसरी जैन संगीति में लिखा गया कि नहीं। तो ये एक सम्मेलन होता था, 2-2.5 महीना तक चलता था। बड़े बड़े कवि आया करते थे लोग। तो संगम काल जो 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक था, ये दक्षिण भारत के पांड राजा, जो मेनली ये लोग थे तमिलनाडु के तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वहां के बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण देते थे, आइए, और अपने दरबार के बड़े बड़े कवियों को लेकर आइए। और वो कवि मिलकर 2-2.5 महीना तक सम्मेलन चलता था, और वो लोग खाना पीना सब चीज का इंतजाम रहता था, और वो लोग अपना अपना साहित्य लिखा करते थे। अलग अलग जगहों पे सम्मेलन हुआ करते थे। तो इस काल को क्या कहा गया, संगम काल। संगम काल में क्या चीज हुए थे, 3 संगम हुए थे। ये संगम किसने कराया था, पांड राजाओं ने कराया था। कितने राजाओं ने, पांड। तो संगम काल में कुल कितने संगम, कितने संगम, संगम की संख्या 3। किस भाषा के लिए हुआ था भैया, कौन भाषा, तमिल भाषा का। हिंदी तो अभी बाद में आया, तमिल बहुत पुरानी भाषा है। 3 भाषाओं का। किस राजा ने इसका सम्मेलन क्या किया, पांड राजा ने किया था इसका। अब 3 अलग अलग सम्मेलन है तो 3 अलग अलग जगह होगा। सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था, दक्षिणी मदुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिणी मदुरा। कहाँ हुआ था, दक्षिणी मदुरा में हुआ था। पहले सम्मेलन में दक्षिणी मदुरा नहीं, तो तुम आगे बैठ के कंफ्यूजन में क्यों रहते हो, दक्षिणी मदुरा में। संगम काल में कुल कितने संगम, संगम का मतलब क्या चीज, संगीति। संगम का मतलब संगीति। बौद्ध धर्म में संगीति हुई, जैन धर्म में संगीति हुई, हिंदू धर्म में भी कुंभ। कुंभ देखे, कुंभ को मान लीजिए वो संगीति या फिर क्या चीज, ये संगम समझिए। महाकुंभ में भयानक भीड़ होता है भाई साहब, करोड़ों में लोग आते हैं। तो पहली संगीति जो हुई दक्षिणी मदुरा में हुई। दक्षिणी मदुरा अभी डूब चुका है। दक्षिणी मदुरा अभी क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो वर्तमान में दक्षिणी मदुरा डूब चुका है। वो समुद्र के किनारे वाले भाग पर था, एकदम जैसे कैसे बेलूर मठ है, जलस्तर बढ़ेगा बेलूर मठ डूब जाएगा। कन्याकुमारी समुद्र के किनारे है, अगर बाई दी में जलस्तर बढ़ा तो डूब जाएगा। तो भाई साहब ये कितना साल पुराना हो गया, 2000
साल पुराना है। तो 2000 साल में कितने जलस्तर उठने पड़े। वर्तमान समय में दक्षिणी मदुरा क्या हो चुका है, डूब चुका है। इस सम्मेलन की जो दक्षिणी मदुरा में था, सारे सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, पांडव। इसका अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि ने। किसने किया, अगस्त ऋषि ने। किसने किया, अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक लिखा है जी, ऋषि अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का जनक कहा जाता है, तमिल कविताओं का जनक कहा जाता है। इवन अगस्त ऋषि भी तमिलनाडु के नहीं थे, वो बनारस के थे। कहाँ के थे, बनारस। अगस्त दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक का। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त ऋषि। इसमें कुल राजाओं को, बहुत ज्यादा राजाओं को बुलाया गया था। 89 राजाओं को क्या किया गया था, आमंत्रित। इसे 89 कहेंगे कि 79 कहेंगे, जो कहेंगे आप कह लीजिएगा, हमसे गलती हो जाता है। 89 राजाओं को बुलाया गया था। इन राजाओं के साथ साथ कहा गया था कि आप अपने दरबार के बड़े बड़े कवियों को लाइएगा। ये लोग कवि लेके भी गए थे। अगर एक एक भी कवि को ले जाता है तो 89 कवि तो हो ही जाएंगे, लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ 89 कवि आए तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो रचना लिखा ही होगा, कुछ ना कुछ किताब लिखा ही था। तो जो इनकी रचना लिखी गई थी वो दह गया, कहां पर, पानी। तो आप लोग को पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो, नहीं तो भाई साहब इधर की रचनाओं का नाम सुनेंगे ना, अजीब अजीब नाम है, तोलकापियम, अजीब अजीब, मतलब यहाँ का नाम अजब है, बहुत बहुत उटपटांग नाम होते हैं सब। अभी देखते हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे, नाम एक एक मिलेंगे। तो पहली जो संगम किया गया वो कहाँ किया गया, दक्षिणी मदुरा। कहाँ पर, दक्षिणी मदुरा। अभी डूब गया है कि नहीं, क्या इस समय कोई रचना का साक्ष्य मिला है। अब दूसरी सम्मेलन करते हैं, दूसरा संगम। द्वितीय संगम जो हुआ था वो कहां पे हुआ भाई, यहां पर है कपाटपुरम। कहां पर है, कपाटपुरम। कपाटपुरम, अलवय बोलते हैं उसे, कपाटपुरम या अलवय, अलवय, कपाटपुरम या अलवय। कपाटपुरम में हुआ। कपाटपुरम में जब सम्मेलन हुआ तो इसमें भी कौन थे अध्यक्ष, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, इसकी भी अध्यक्षता किसने किया, अगस्त ऋषि। लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता को दे दिया गया वहां पर तोलकापियम को। किसे दिया गया, तोलकापियम। इसे शुरुआती अध्यक्षता किसने किया, अगस्त ऋषि। बाद में दे दिया गया तोलकापियर। किसे दिया गया, तोलकापियर। किसे दिया गया, तोलकापियर को। इन्होंने किताब लिख दिया अपने नाम पर, तोलकापियम। तोलकापियम, आगे किताब के बारे में और बताएंगे। ये कौन सा हो गया, तोलकापियम। तो बताइए पहले द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, पहले और दूसरे दोनों की अध्यक्षता। दूसरे सम्मेलन में अध्यक्ष बाद में किसे बना दिया गया, तोलकापियर की पुस्तक कौन सा है, तोलकापियम। इस समय राजाओं की संख्या घट गई थी, 59 राजा। कितने राजा, 59। क्या इसके साक्ष्य मिले हैं, मिले हैं। किस किताब से मिले, हम ये कैसे बता दिए कि इसमें शुरुआती अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त ऋषि। इसी की तबिया में किससे बता दिए कि बाद में तोलकापियम को दे दिया गया था, इसी के तबिया में। कैसे बताए कि यहाँ पर 89 राजा थे, ये ससुरा। और अरे भाई 59 किसमें लिखा था, इसी के। और लगले इहो लिख दिया था कि एकरा से पहले एगो सम्मेलन हुआ था और दक्षिणी मदुरा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और दह गया ना। तो हम लोग को कौन चीज पता चल गया था कि कौन चीज कहां से दह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये, समझ में आ गया। तो संगम काल में कितने संगम, तीनों सम्मेलन किसने कराया था, अरे बेवकूफ, तोलकापियम है। ऊपर करो तो, और ऊपर। सर तोलकापियम से तो अच्छा लिखता है दारू पियम। ये तू लोग बिहार का थोड़े था, वो तमिलनाडु का है। कि तोलकापियम से तो अच्छा लिखता दारू पियम। पता एक से एक आता है सर। हमको तो लगता था कि बस पटने वाला खचरा होता है सर, इस अंदर का गुंडा है सर। ये सब की गुंडाई उतनी नहीं दिखती है कि लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता तो ये सब तो तांडव मचा देता था।
पोस्ट है। तीसरा सम्मेलन देखते हैं, कौन सा सम्मेलन? तीसरा। इसमें भी राजा घट गए, अध्यक्षता नकियर ने कर दिया। तीसरा सम्मेलन थर्ड, ये हुआ था आपका उत्तरी मदुरा में। क्या हुआ? उत्तरी मदुरा में। उत्तरी मदुरा का नाम अभी मदुरई है। उत्तरी मदुरा का नाम क्या है? मदुरई। तो ये कहा हुआ? उत्तरी मदुरा में। यहां पर इसकी अध्यक्षता किया नकियर ने। किसने? नकियर ने। किसने किया? इधर देख, क्या बतिया रहा है? खड़ा हो, क्या बतिया रहा है? थोड़ा लोग को बैठले नहीं जाता है, थोड़ा जाएगा तो शांत हो जाएगा। 2 मिनट में नौटंकी होने, तू लोग को तो देर गर्मी रहता है। अब पटना के लड़का सब में न तनी सा कोई दूसरा कह दिया बाबू घसक जाओ ना, ऐसा लगता है जैसे इसे हर्षवर्धन के सिंहासन से घस खाया जाए। यार तुम लोग को बेरोजगार लड़कों में इतना गुरूर है, हमको ये लगता है कि जिस दिन आप लोग करोड़पति बनेंगे, पावर पहुंच सब कुछ आएगा, उस दिन तो जीने नहीं देंगे किसी को। हद होता है। कभी कभी लड़कों को देखते हैं गजब यार। कभी देखना ना किसी बड़े आदमी लोग को बहुत शांति से रहते हैं, उसको 2 बात तो बोल देंगे ना, ऐसे चल जाएगा, छोड़े फुर्सत है उसको इतना। यही सबको देखो तो बेरोजगारी में इतना, उतना तो पटाखा में बारूद न रहता है। देखो इधर तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? इसमें राजा फिर घट गया 49, इसमें राजा 49। क्या कितना बोलेंगे इसको? 1 कम 50। तीसरा सम्मेलन बस हो गया। अब याद रखिए इसको, अब याद करा देते हैं, आप सुनते चलिए। संगम काल कब से कब तक? 100 से लेके 250। संगम काल में कितने सम्मेलन? इन सम्मेलनों को क्या कहा गया? संगम। सम्मेलनों को क्या कहा गया? संगम। किस भाषा का, किस राजा के संरक्षण? पहला संगम कहाँ हुआ? पहला सम्मेलन दक्षिणी मदुरा, अभी कैसा है? जलमन। क्या इसके साहित्यिक साक्ष्य मिले? नहीं। अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि। तमिल भाषा का जनक अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कहाँ के थे? बनारस के। कहाँ के? बनारस। काशी, जिसे वाराणसी, बनारस या काशी तीनों उसी का नाम है, अगस्त ऋषि को कहा जाता है। इस सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया? 89। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? कपाटपुरम या एलवाई में। कपाटपुरम, बस कपाटपुरम याद रखें। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम की प्रारंभिक अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि। बाद में यह अध्यक्षता किसे मिली? तोलकापियर। किताबिया का नाम तोलकापियम। किताब का नाम तोलकापियम। तीसरा सम्मेलन उत्तरी मदुरा। तीसरा सम्मेलन अध्यक्षता नकिया। राजाओं की संख्या कोई बड़ा साहित्य मिला नहीं। अब इससे चालू हो गया आपका संगम साहित्य। ये तो भैया संगम काल हो गया और ये सब संगम साहित्य है। अब इस संगम काल यानी इस दौरान 100 से लेकर 250 ईसा पूर्व यहाँ तो अलग अलग राजा हुए थे। एक पांड था, एक चेर था, एक चोल था। इधर कौन थे? चेर। इस साइड में चोल, इधर चोल। तो बताइए, चेर चोल पांड, चेर चोल पांड, चेर चोल पांड। ये संगम काल के 3 वंश। इन वंश को पढ़ेंगे, इसी में से धीरे धीरे एक और वंश निकलेगा और यही धीरे धीरे जाएगा। आपके ऊपर जाने के बाद चालुक्य बनेगा, राष्ट्रकूट बनेगा। इसे बनते बनते लास्ट में जाके मिला देंगे हर्षवर्धन से। लास्ट में इसी से हर्षवर्धन से मिला के खत्म कर। आगे का क्लास कल समझेंगे। खत्म हो गया जी, बड़ी जल्दी टाइम, बहुत जल्दी खत्म हो गया।